बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 20 MCQs लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका शेयर कर दूँगी। आप लोग पहले वो वॉच करके हैं, उसके बाद आके आप लोग ने ये जो पार्ट है इसको वॉच करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिलेटिवली अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। यानी ऐसा कौन सा फैक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है एक परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर के, एम्प्लॉय के बिहेवियर में। तो लर्निंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट या नीड एनालिसिस। तो देख लेते हैं लर्निंग क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर एज रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। यानी ये डिफाइन किया जाता है परमानेंट चेंज में किसी के बिहेवियर में दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। यानी किसी भी एक्सपीरियंस के बाद किसी भी चीज़ के में चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं वो उसमें उसकी लर्निंग हुई है। अनलाइक टेम्पोरली मूड और जो रिफ्लेक्स और एक्शंस, ट्रू लर्निंग लास्ट ओवर टाइम एंड इन्फ्लुएंस हाउ एन एम्प्लॉय एक्ट इन द फ्यूचर। लाइक अगर आपको कोई चीट करता है तो उसके बाद आप उसके साथ वैसे तो नहीं रहोगे ना जैसे आप पहले रहते थे। तो वो चीज़ जो होती है वो आपके एक्सपीरियंस के साथ आपका जो बिहेवियर चेंज हुआ है तो वो उसको हम चीज़ कहते हैं लर्निंग। लाइक आपने अपनी मिस्टेक से सीखा, आपको पता चला आपके साथ कौन सिंसियर है कौन नहीं है, तो उसके हिसाब से आप चलते हो। अनलाइक टेम्परेरी मूड, आपके जो रिफ्लेक्स एक्शन है या ट्रू लर्निंग है, इससे पता चलता है कि एम्प्लॉय फ्यूचर में कैसा बिहेव करेगा। वो इमोशनल है या जैसा भी है ना, तो उसके हिसाब से एक एम्प्लॉय के बारे में पता चलता है, वो लर्निंग फेस होता है। फिर होता है ट्रेनिंग, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज विद स्पेसिफिक स्किल्स टू हेल्प देम परफॉर्म देयर करंट जॉब। ऐसा प्रोसेस जो एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक स्किल्स और उनसे हेल्प करता है ताकि वो करंट जॉब जो है वो अच्छे से कर सकें। वाइल ट्रेनिंग लीड्स टू लर्निंग, ट्रेनिंग जो है वो लर्निंग के ही हिस्से में आते हैं। इट इज़ मैथड नॉट टू चेंज इटसेल्फ। ये एक मैथड है लेकिन ये खुद में चेंज नहीं है, ठीक है। यानी ट्रेनिंग एक मेथड है बट लर्निंग में क्या है, लर्निंग करने के बाद हम खुद को चेंज कर सकते हैं, बट ट्रेनिंग के साथ एक मेथड है उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट, फोकस ऑन द फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एम्प्लॉय एंड देयर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। यानी फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर फोकस करते हैं ऑफ एन एम्प्लॉय एंड देयर लॉन्ग टर्म ग्रो, और उनकी लॉन्ग टर्म की जो ग्रो है उस पर फोकस करता है। इट इज़ ब्रॉडर देन ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग से भी बड़ा होता है। Next, I need analysis. The first step in training program where the organization identify what skills are missing. The पहला step है ट्रेनिंग प्रोग्राम में where organization identify, जहाँ पे organization ये चीज़ identify करते हैं what skills are missing, यहाँ पे कौन सी जो skills हैं वो miss हैं। It is diagnostic process not change in behavior. एक diagnostic का process है, ये behavior में change नहीं ला सकते। तो हमारा question था which of the following represent relatively permanently change in behavior of employee। तो permanent change कौन सा लेके आता है, हमारा जो learning का phase है वो permanent change लेके आता है behavior के मूड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 22, विच आर द फॉलोइंग फंक्शन इन्वॉल्व एक्टिविटीज लाइक गोल सेटिंग, पॉलिसी मेकिंग एंड स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। यानी कौन से फंक्शन है जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, ये सारी कंट्रोलिंग है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है या लीडिंग है। तो प्लानिंग क्या होता है, इट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग गोल्स, एस्टैब्लिशिंग एन ओवरऑल स्ट्रैटेजी for achieving these goals and developing a comprehensive hierarchy of plans to integrate and coordinate activities. Like ऐसे प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसमें इन्वॉल्व होती हैं डिफाइनिंग गोल्स, एस्टैब्लिशिंग एन ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर अचीविंग दोज गोल्स। यानी उन गोल्स को अचीव करने के लिए एक इस्टेब्लिश किया जाती है स्ट्रैटेजी एंड डेवलपिंग अ कंप्रीहेंसिव हायरार्की ऑफ प्लान्स। यानी हायरार्की ऑफ प्लान्स यहाँ पे क्रिएट की जाती है टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़, ताकि जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छे से परफॉर्म किया जाए, तो वो प्री प्लान होती हैं सब कुछ। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग, डिटरमाइनिंग व्हाट टास्क आर टू बी डन। अब यहाँ पे हम ये चीज़ बताते हैं कि हमने कौन कौन से टास्क जो हैं वो बताने हैं। व्हाट इज़ टू डू दैम, सॉरी हु इज़ टू डू दैम। अब यहाँ पे कौन काम कर रहा है, हाउ द टास्क आर टू बी ग्रुप्ड। अब यहाँ पे हम ये चीज़ भी देखते हैं कि जो टास्क है उसको ग्रुप कैसे किया जाएगा, एंड हु रिपोर्ट्स टू हुम, और कौन जो रिपोर्ट करेगा किसको। क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर, ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइज करना इन चीज़ को कैसे काम करेगा वो, ठीक है। ओवरऑल जितना भी प्रोसेस होता है उसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। नेक्स्ट है लीडिंग, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स, selecting the most effective communication channels and resolving conflicts। अब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के साथ काम करना, उनकी एक्टिविटीज़ देखना, उनको दरमियान कम्युनिकेशन करना, और उनके दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको भी सॉर्ट आउट करना, ये होती है लीडिंग। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। अब ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना एंड कंपेयरिंग इट विद द प्रीवियसली सेट गोल। अब उसको इस चीज़ के साथ कंपेयर करना जो हमारा लास्ट गोल था, क्या उसके साथ वो मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। इफ़ देयर आर सिग्निफिकेंट एंड डेविएशन, इट्स द मैनेजर जॉब टू गेट द ऑर्गेनाइजेशन बैक इन ट्रैक। अब यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट डेरिवेशन भी देखी जाती है
कि जो मैनेजर की जॉब है ऑर्गेनाइजेशन को बाद में दोबारा से ट्रैक पे लेकर आती है या नहीं आ रही, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर सकता है या नहीं कर रहा, उसमें जो डिफेक्ट्स हैं उसको कंट्रोल करता है या तो नहीं करता। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज लाइक गोल सेटिंग, पॉलिसी मेकिंग एंड स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। तो हमारा जो प्लानिंग वाला है ना पोर्शन, उसमें हम गोल्स वगैरह जो हैं वो डालते हैं, प्लान बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, स्ट्रेटजी हैं वो बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 23, इफेक्टिवनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय डूइंग थिंग्स बिफोर टाइम, डूइंग राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, डूइंग थिंग्स इन मिनिमम टाइम और डूइंग थिंग्स विद मिनिमम रिसोर्सेज। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो इफेक्टिवनेस हो, इट इज ऑफन डिस्क्राइब एज डूइंग द राइट थिंग्स। इफेक्टिवनेस को हम कहते हैं कि सही चीज़ें करना। इट फोकस ऑन द रिजल्ट और द एंड्स। ये बेसिकली रिजल्ट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, फोकस करता है। एन इफेक्टिव मैनेजर चूज द राइट गोल्स एंड इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। अब जो इफेक्टिव मैनेजर होगा ना, वो राइट गोल्स चूज करेगा ताकि इस बात को इंश्योर करे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर ले, हासिल कर ले। वेयरएज जो एफिशिएंसी होती है, ये कहते हैं कि डूइंग थिंग्स राइट। इफेक्टनेस क्या होती है? डूइंग द राइट थिंग्स। और एफिशिएंसी क्या होती है? डूइंग थिंग्स राइट, यानी चीज़ों को सही तरीके से करना विद द यूज़ ऑफ यानी रिसोर्सेज को यूज़ करके ना, मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करके जो हम काम करते हैं उसको एफिशिएंसी कहते हैं। इट फोकस ऑन द मीन्स और द प्रोसेस। ये मीन्स के ऊपर भी फोकस करता है कि कौन कौन से जरिए हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, और द प्रोसेस और काम किस तरह से किया जा रहा है। इट इज़ अबाउट गेटिंग मोस्ट आउटपुट फ्रॉम द लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट। अब इफेक्टिवनेस में हमने ये नहीं पढ़ा कि वो सही से काम कितने रिसोर्सेज को यूज़ करेगा, लेकिन एफिशिएंसी में हम ये चीज़ कह रही हैं वो मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करके अपना काम कंप्लीट करेगा। तो हमारा जो इफेक्टिवनेस है वो होता है डूइंग राइट थिंग्स एट राइट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 24, कहते हैं इफेक्टिवनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय। ये रिप्रेजेंट कैसे होती है? टेक्निकल स्किल से, इंटरपर्सनल स्किल से, कॉन्सेप्चुअल स्किल से या मैकेनिकल स्किल से? तो कॉन्सेप्चुअल स्किल क्या होती है? मेंटल एबिलिटी टू एनालाइज एंड डायग्नोस कम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशंस। कम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन को जब हम एनालाइज करते हैं मेंटल एबिलिटी के साथ या डायग्नोस करते हैं, उसको कॉन्सेप्चुअल स्किल कहते हैं। दीज स्किल्स हेल्प मैनेजर्स see the organization as a whole and understand how its various parts fit together। अब इसमें ये चीज़ देखते हैं कि ये मैनेजर की कैसे हेल्प करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, और उसका होल स्ट्रक्चर जो है वो अंडरस्टैंड कैसे करेगा, और जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो एक दूसरे में कैसे फिट होंगी, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जो कॉन्सेप्चुअल काम है वो कैसे सॉर्ट आउट होगा। फिर है हमारे पास टेक्निकल स्किल, द एबिलिटी टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टीज, यानी ऐसी एबिलिटी जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टीज देती है। जैसे कि प्रोग्रामर्स की एबिलिटी होगी तो राइट कोड, और अकाउंट एबिलिटी, जैसे एक प्रोग्राम है उसके पास ये एबिलिटी है ना कि वो कोड राइट कर सकता है, अकाउंट्स की एबिलिटी कर सकती है। इस तरह की डिज़ाइनर के पास अगर कोई एबिलिटी है तो वो डिज़ाइन कर सकता है, चीज़ों को क्रिएटिव चीज़ वे में देख सकते हैं, वो उसके पास टेक्निकल स्किल होती है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरपर्सनल स्किल, जिसको ह्यूमन स्किल भी कहते हैं। द एबिलिटी टू वर्क विद, अंडरस्टैंड एंड मोटिव अदर पीपल बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप। लाइक ऐसी एबिलिटी जो काम करती है दूसरों की अंडरस्टैंडिंग के साथ, लोगों को मोटिवेट करती है, और इंडिविजुअली भी काम करती है। लाइक खुद अपने से भी काम कर सकते हैं और लोगों के साथ अगर काम करना चाहे तो उसमें भी काम कर सकते हैं। तो इंटरपर्सनल स्किल होती है हमारे पास। मैकेनिकल स्किल होती है, ये जनरली रेफर करती हैं उन एबिलिटीज़ के साथ टू ऑपरेट मशीनरी और टूल्स, ताकि जो मशीनरी और जो टूल्स हैं उन पे ऑपरेट किया जा सके। वाइल अ टाइप ऑफ टेक्निकल स्किल्स, ये एक टेक्निकल स्किल की टाइप है। इट इज़ नॉट वन ऑफ द बिग थ्री मैनेजमेंट, ये जो बिग थ्री मैनेजमेंट है ना उसका हिस्सा नहीं है जो रॉबर्ट कर्ट्स ने डिफाइन की थी। ठीक है, तो इफेक्टनेस जो रिप्रेजेंट होती है हमारी कॉन्सेप्चुअल स्किल के साथ, हमारी रिप्रेजेंटेशन जो कॉन्सेप्चुअल स्किल है वो रिप्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन में 25, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल लॉसेस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल लॉसेस ऑफ कंट्रोल की कौन सी एग्जांपल है? तो माई सक्सेस डिपेंड ऑन माई लक, माई सक्सेस डिपेंड ऑन माई एबिलिटीज, माई सक्सेस डिपेंड ऑन ट्रेनिंग सेशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो लोकस जो कंट्रोल है ये रेफर करता है डिग्री को टू विच पीपल बिलीव दे आर मास्टर ऑफ देयर ओन फील्ड। अब जो लोकस ऑफ कंट्रोल है ये बेसिकली कहते हैं कि लोग, ऐसे लोग जो बिलीव करते हैं कि वो अपनी किस्मत के आप ही मालिक हैं। दो तरह के लोकस होते हैं, कि इंटरनल होता है, दूसरा एक्सटर्नल होता है। इंटरनल कंट्रोल में क्या होते हैं, ये इंडिविजुअली बिलीव होता है कि वो खुद से सोचते हैं कि दे आर इन कंट्रोल ऑफ देयर ओन लिव्स, लाइक उनकी जो जिंदगी है उन पर उनका ही हक है। दे एट्रीब्यूट सक्सेस और फेलियर टू देयर ओन,
वो उनकी सक्सेस हो या उनकी फेलियर हो वो खुद को ही जिम्मेदार ठहराती हैं कि ये उन्हीं की मेहनत थी, उन्हीं की स्किल्स थी और उन्हीं की एबिलिटीज़ थी, उन्हीं की काबिलियत थी जिसकी वजह से उनको कोई भी सक्सेस हुई है या कोई भी फेलियर हुआ है। जैसे आई गोट अ प्रमोशन बिकॉज आई वर्क हार्ड, मुझे प्रमोशन मिली क्योंकि मैंने ज़्यादा अच्छे से काम किया था। अब एक्सटर्नल लोकस क्या होता है, दीज इंडिविजुअल बिलीव दैट व्हाट हैपन टू दैम इज कंट्रोल बाय आउटसाइड फोर्सेज। अब ये कौन से होते हैं, ये कहते हैं कि उनके साथ जो भी हुआ है ना ये आउटसाइड की फोर्सेस के साथ हुआ है, वो खुद पर ब्लेम नहीं लेते। दे एट्रीब्यूट सक्सेस और फेलियर टू लक, टू फेट और टू अदर्स। अब ये क्या कहते हैं, ये अपनी किस्मत की बात या दूसरों के साथ लिंक कर देते हैं कि उनको अगर सक्सेस मिली है तो वो किसी की वजह से मिली है, उनके लक की वजह से मिली है, उनके किसी रिलेशन की वजह से मिली है, किसी भी और चीज़ की मिली। खुद को कंट्रोल नहीं देती, ये दूसरों को देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई फेल्ड द एग्जाम बिकॉज द टीचर वॉज बैड। मैंने एग्जाम में फेल हो गया क्योंकि टीचर अच्छी नहीं थी। अब वो खुद पे इल्जाम नहीं लगा, वो टीचर पे इल्जाम लगा रही। आई वन बिकॉज ऑफ माई लक। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं जीत गया क्योंकि मेरा लक अच्छा था। अब वो ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी हार्ड वर्किंग से जीता हूँ। तो दो लोकस है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो कहते हैं जो इंटरनल लोकस है ये कौन सा कंट्रोल है, तो वो कहते हैं माई सक्सेस डिपेंड्स ऑन माई एबिलिटीज़। वो कहता है कि मेरी जो सक्सेस है मेरी एबिलिटीज़ पर डिपेंड करती है। तो इंटरनल लोकस की एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू कैरियर काउंसलिंग ऑफ एम्प्लॉय। अब कौन सी जो फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेज कर ये कैरियर काउंसलिंग के ऑफ एम्प्लॉय के साथ रिलेट करता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड सिलेक्शन, कंपनसेशन एंड बेनिफिट या मेंटेनेंस ऑफ HRIS। तो देख लेते हैं कैरियर काउंसलिंग क्या होता है। इज अ पार्ट ऑफ कैरियर डेवलपमेंट। ये कैरियर डेवलपमेंट कब की पार्ट है, विच फॉल अंडर द ब्रॉडर अम्ब्रेला ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का हिस्सा है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लानिंग एंड सिलेक्शन। ये फोकस करता है फोरकास्टिंग लेबर की नीड्स के ऊपर। ये इस चीज़ को भी देखता है कि राइट पीपल जो है वो हायर किए जाएं करंट वैकेंसीज के लिए। लाइक ऐसा ना हो कि आपको एक डेवलपर चाहिए और आप एक डिज़ाइनर हायर कर रहे हो, तो वो सिलेक्शन में चीज़ें आती हैं। इट हैपन्स बिफोर एन एम्प्लॉय नीड काउंसलिंग। ये नहीं, ये तब किया जाता है जब एम्प्लॉय को काउंसलिंग चाहिए हो, तो उससे पहले ये चीज़ देखी जाती है। फिर आता है कंपनसेशन एंड बेनिफिट, रिलेट टू पे, बोनसेस एंड इंश्योरेंस। अब ये पे के साथ रिलेट करता है, बोनसेस के साथ रिलेट करता है और इंश्योरेंस के साथ रिलेट करता है कि आपको कितना बोनस मिलता है, कितना इंश्योरेंस मिलता है। इट इज़ अबाउट एक्सटेंट, ये एक्सटेंट के अबाउट है, लाइक आपके रिवॉर्ड्स, लेकिन प्रोफेशनल गाइडेंस इसमें नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ HRIS। दिस इज टेक्निकल फंक्शन इन्वॉल्विंग द ह्यूमन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक टेक्निकल फंक्शन है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम में आता है, जैसे जिसको डाटा मैनेजमेंट कहते हैं। इट इज़ अबाउट रिकॉर्ड कीपिंग, नॉट टू फेस टू फेस एम्प्लॉय सपोर्ट। ये रिकॉर्ड कीप करता है, फेस टू फेस एम्प्लॉय को सपोर्ट नहीं करता। तो हमारा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू कैरियर काउंसलिंग ऑफ एम्प्लॉय। कैरियर काउंसलिंग के साथ कौन सी चीज़ रिलेट करती है, तो हमारी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो पोर्शन है वो रिलेट करता है हमारी कैरियर काउंसलिंग के साथ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, मैनेजर हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिसीजंस एंड एस्टेब्लिशिंग द प्लान्स एंड गोल्स दैट इफेक्ट द इंटायर ऑर्गेनाइजेशंस आर। ऐसे मैनेजर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिसीजन, यानी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े डिसीजन एंड एस्टैब्लिश द प्लान्स एंड गोल्स दैट इफेक्ट द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, कि ऐसे फैसले या ऐसे डिसीजंस जिनसे इंटायर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट हो या उनके प्लान से इफेक्ट हो, तो उन मैनेजर्स को क्या कहते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर, मिडिल मैनेजर, टॉप मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर। तो फर्स्ट लाइन मैनेजर क्या होते हैं, दीज आर द लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजर। ये लोवेस्ट लेवल के मैनेजर होते हैं। दे मैनेज द वर्क ऑफ नॉन मैनेजरिकल एम्प्लॉयज, यानी नॉन मैनेजरिकल एम्प्लॉयज का काम ये संभालते हैं। हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व विद प्रोड्यूसिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट और सर्विसिंग इज कस्टमर। लाइक ऐसे एम्प्लॉयज जो प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देती हैं उसको कस्टमर को। दीज आर ऑफन कॉल्ड सुपरवाइजर। इनको सुपरवाइजर भी कहा जाता है, शिफ्ट मैनेजर भी कहा जाता है और टीम का लीडर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मिडिल मैनेजर। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लाइन मैनेजर का जो है, दिस मैनेजर मैनेज द वर्क ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। फर्स्ट लाइन मैनेजर का भी काम ही संभालती हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग द गोल्स सेट बाय टॉप मैनेजमेंट इनटू स्पेसिफिक डिटेल्स दैट लोअर मैनेजर्स कैन परफॉर्म। ये जो उन टास्क को गोल्स में परफॉर्म करते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजर जो है वो स्पेसिफिक डिटेल्स देते हैं और लोअर मैनेजर को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है टॉप मैनेजर। ये सबसे ऊपर वाले लेवल के होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को वाइड डिसीजंस लेने पे और गोल्स बताते हैं, प्लान्स बताते हैं जो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉलो करने पर उनको पता होता है कि उनको फॉलो करनी है।
तो हमारे जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो अगर कोई फैसला कर दें तो वो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 28, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी डायमेंशंस रेफर टू द डिग्री टू समवन इज रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल, डिपेंडेंट और परसिस्ट। यानी जो पर्सनालिटी डायमेंशन है ये कौन सी डिग्री से रिलेट करता है, जिससे पता लगे कि कोई रिलायबल है, कोई रिस्पॉन्सिबल है, डिपेंडेबल है या परसिस्ट है। तो एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, कंस्टिक्यूनेस और ओपननेस टू एक्सपीरियंस। तो पहला है यहाँ पे ना पर्सनालिटी ट्रेड्स के 5 जो हैं वो ट्रेड्स हैं। पहला है कॉन्सिस्टेंस, यानी दिस ट्रेड इज द बेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ द जॉब, यानी वो कैसे काम कर रहा है। परफॉर्मेंस में क्या आता है, हाई स्कोर ऑर्गेनाइजेशन, हार्ड वर्किंग, एक्सट्रीमली रिलायबल, लाइक वो काम कैसे कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे डील कर रहा है, उसका काम कैसे हो रहा है। एक्स्ट्रावर्जन में क्या होता है, डिग्री टू विच समवन इज सोशलेबल, टॉकटिव एंड असर्टिव, हाई स्कोरर्स डू वेल इन सेल्स और मैनेजमेंट रोल। अब कोई बातूनी है, कोई काम ज़्यादा अच्छे से कर रहा है, हाई स्कोरर डू वेल इन सेल्स और मैनेजमेंट रोल। जो हाई स्कोरर्स हैं वो सेल्स और मैनेजमेंट में उनको अच्छा सा रोल दिया जाता है। एग्रीएबलनेस में क्या होता है, डिग्री टू विच समवन इज गुड नेचर्ड, कोऑपरेटिव एंड ट्रस्टिंग। ऐसी डिग्री जिसमें यह बताया जाए कि कोई अच्छा है, मिच्योर्ड है, कोऑपरेटिव है या भरोसे के काबिल है। तो दीज इंडिविजुअल आर ग्रेट टीम प्लेयर्स। तो इससे क्या होता है, एक इंडिविजुअल टीम की ग्रेट प्लेयर्स बनाए जाते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी में क्या होता है, इसको न्यूक्टिज्म भी कहते हैं। द डिग्री टू विच सम इज काम, यानी ऐसी डिग्री जिससे ये पता चले कि कोई काम है, एंथुसिस्टिक है या सिक्योर है, पॉजिटिव वे में है, वर्सेस उन लोगों के मुकाबले में जो नर्वस होते हैं, डिप्रेसिव होती हैं या नेगेटिव सोच रखते हैं। तो इमोशनल स्टेबिलिटी उनको कहा जाता है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस में क्या होता है, द डिग्री टू विच समवन हैज वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट एंड इज इमेजिनरी एंड इंटेलेक्चुअली क्यूरियस, यानी ऐसी डिग्री जिसमें किसी के बारे में पता चले, वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट है किसी का, या इमेजिनेटिव है या इंटेलेक्चुअलिटी किसी चीज़ के बारे में क्यूरियस है, तो वो चीज़ ओपननेस टू एक्सपीरियंस है। तो हमारे पास क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी डायमेंशन रेफर टू द डिग्री टू विच समवन इज रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल, डिपेंडेंट एंड परसिस्ट। तो ऐसी कौन सी डिग्री है जिसमें रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल है, डिपेंडेंट है, हमें पता चलता है। तो हमारी जो कॉन्स्टिक्वेंस है इसमें हमें पता चलता है कि वो रिलायबल है या नहीं है, वो किसी जॉब के लिए परफेक्ट है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, it which type of team is composed of employee from about the same hierarchy level but from different work areas who come together to accomplish a task। अब यहाँ पे कौन सी जो टीम है वो कंपोज करती है एम्प्लॉय के फॉर अबाउट सेम hierarchy level, इनके उनका hierarchy level सेम है बट डिफरेंट वर्क एरियाज, उनके वर्क एरियाज जो हैं वो डिफरेंट है। who come together to accomplish a task, लेकिन अगर वो साथ आ जाएं तो वो जो काम है वो अच्छे तरीके से कर सकती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, सेल्फ मैनेज वर्क टीम, क्रॉस फंक्शनल टीम या विजुअल टीम्स। तो क्रॉस फंक्शनल टीम्स क्या होती हैं, दीज टीम कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब ये डिफरेंट डिपार्टमेंट की टीम्स होती हैं, जैसे मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, प्रोडक्शन होगी। हु आर एट द सेम लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो एक लेवल ऑर्गेनाइजेशन में सेम लेवल पर होती हैं। दे वर्क टुगेदर टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और कोऑर्डिनेट अ प्रोजेक्ट। अब ये एक साथ काम करती हैं ताकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाला जाए और एक प्रोजेक्ट के साथ कोऑर्डिनेट होती हैं इन सब का। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम यूजली कंपोज ऑफ 5 to 12 एम्प्लॉयज, इसमें 5 से 12 एम्प्लॉयज होती हैं फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट हु मेट फॉर अ फ्यू आवर्स ईच डे टू डिस्कस वे ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी, एफिशिएंसी एंड द वर्क इन्वायरमेंट। अब इसमें 5 से 12 एम्प्लॉयज होती हैं जो सेम डिपार्टमेंट काम करती हैं। हु मेट फॉर फ्यू आवर्स, यानी कुछ घंटों के लिए वो एक दूसरे से मिलती हैं। ईच वीक टू डिस्कस वे ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी, एफिशिएंसी एंड द वर्क इन्वायरमेंट, जिससे वो डिस्कस करती हैं कि अपनी इन्वायरमेंट, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे उनकी क्वालिटी अच्छी करनी है, उनमें एफिशिएंसी कैसे लानी है, वर्क इन्वायरमेंट के में कैसे काम करना है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम होती है। नेक्स्ट इज सेल्फ मैनेज वर्क टीम, अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज हु टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ देयर फॉर्मर। ऐसे एम्प्लॉयज, ऐसे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं ऑफ देयर फॉर्मर्स, यानी फॉर्मर के सुपरवाइजर के फॉर्मर की। दे मैनेज देम सेल्फ, वो अपने आप को मैनेज करते हैं। शेड्यूल वर्क, अपने वर्क को शेड्यूल करते हैं। टेक एक्शन और प्रॉब्लम, और जो उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं ना उनके ऊपर भी वो डिसीजंस ले लेती हैं, एक्शन ले लेती हैं। तो उनको सेल्फ मैनेज वर्क टीम्स कहते हैं, जो खुद से काम करते हैं। नेक्स्ट है विजुअल टीम, विजुअल टीम दैट यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू टाई ऑल टुगेदर। अब यहाँ पे क्या होता है, एक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है बाकी सबको एक दूसरे के साथ लिंक करने के लिए। फिजिकल डाइवर्स मेंबर इन ऑर्डर टू अचीव अ कॉमन गोल, जैसे जूम पर किसी मीटिंग होगी, जैसे स्काइप पर मीटिंग होगी, तो वो विजुअल टीम है, टेक्नोलॉजी के साथ एक दूसरे को बांधा है, फिजिकली वो लोग साथ नहीं है।
तो कौन सी ऐसी टीम है जो एम्प्लॉयज़ पर कंपोज करती है अबाउट द सेम hierarchical लेवल बट डिफरेंट वर्क एरियाज हु कम टुगेदर टू अकम्प्लिश अ टास्क। तो क्रॉस फंक्शनल जो टीम है वो हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 30, कहते हैं द लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल विद टेक्निकल स्किल और नॉलेज फ्रॉम देयर होम कंट्री टू अनदर कंट्री इज नोन एज। ऐसा लार्ज स्केल का माइग्रेशन जो इंडिविजुअल के साथ टेक्निकल स्किल्स और नॉलेज की बेस पर फ्रॉम होम कंट्री टू अनदर कंट्री किए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो लेबर टर्नओवर, ब्रेन ड्रेन, राइट साइजिंग या आउटसोर्सिंग। तो हमारे पास लेबर टर्नओवर क्या होता है? द रेट एट विच एम्प्लॉय लीव अ स्पेसिफिक वर्क फोर्स एंड आर रिप्लेस्ड। ऐसे रेट जहाँ पे एम्प्लॉय स्पेसिफिक वर्क फोर्स करते हैं एंड आर रिप्लेस्ड, और उनको रिप्लेस भी किया जाता है। इट इज़ अ जनरल टर्म फॉर एनी एम्प्लॉय लिविंग, नॉट जस्ट हाईली स्किल्ड वंस मूविंग अब्रॉड। एक जनरल टर्म है एक एम्प्लॉय की, लिविंग नॉट जस्ट हाईली स्किल्ड वंस मूव अब्रॉडिंग। अब यहाँ पे यानी कि कोई भी दूसरा बाहर नहीं जाता, इसमें एम्प्लॉय की एक जनरल टर्म है एम्प्लॉय की लिविंग की, नॉट जस्ट हाईली स्किल्ड वंस मूव अब्रॉड। लाइक अगर किसी ने अच्छा काम किया है ना, द रेट एट विच एम्प्लॉयज लीव अ स्पेसिफिक वर्क फोर्स एंड आर रिप्लेस्ड। अब ऐसी वर्क प्लेस यानी अगर एक एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है ना तो उसको रिप्लेस किया जाए। इट इज़ जनरल टर्म फॉर एम्प्लॉय लिविंग नॉट जस्ट हाईली स्किल्ड वंस मूव अब्रॉड। ये एक जनरल टर्म है एम्प्लॉय की। ये ऐसा नहीं है कि उसको वो काम नहीं आता तो वो किसी और उसमें चला गया, तो वो अच्छे से काम किया है तो तभी जाकर उसको दूसरे पोर्शन में यानी उसको अगली में जैसे प्रमोशन होती है ना, वैसे लेबल टर्नओवर होता है। राइट साइजिंग द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू द राइट अमाउंट ऑफ टू मीट ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऐसा प्रोसेस मॉनिटरिंग करने का या एडजस्ट करने का जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज राइट अमाउंट में ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को मीट करें। तो जैसे हायरिंग हो गया, फायरिंग हो गया, तो उसको राइट साइजिंग कहती हैं। नेक्स्ट है आउटसोर्सिंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग अ प्रोसेस सच एज डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग टू अ थर्ड पार्टी कंपनी। यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस जैसे जिसमें डिज़ाइन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, थर्ड पार्टी कंपनी के साथ जब किए जाते हैं तो वो आउटसोर्सिंग होती है। फिर है ब्रेन ड्रेन। ये तब आता है जब हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल पीपल जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, वो अपनी जो कंट्री है वो छोड़ के किसी और अगर कंट्री में जाते हैं अपनी पे के लिए या अपनी कंडीशन अच्छी करने के लिए, लिविंग कंडीशन, तो उसको हम ड्रेन कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन भी यही था, द लार्ज स्केल माइग्रेशन of individual with technical skills or knowledge from their home country to another is known as brain drain। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है तो वो नेक्स्ट पोर्शन आपने देखना है, नेक्स्ट इसके पार्ट नंबर 4।